हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और जैसे कि हम लोग अपना एक सॉल्यूशन कर रहे थे ना, लेवल 6 में जो आपका पेपर आया हुआ था। तो लेवल 6 में हम अपन वहाँ पे देख रहे थे कि कौन कौन से सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आए हैं। तो 9 मई की अपन दोनों शिफ्ट के सवाल कर रहे थे। आज तीसरा दिन है, ठीक है। ये थर्ड वीडियो है और आज अपन कंप्लीट कर लेंगे सारे सवाल जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हैं, ठीक है। तो पूरे सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे मैथ्स के। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ, है ना? थोड़ा बहुत लाइक और शेयर करो दोस्तों के साथ। और जो भी आपके अच्छे वाले सवाल हैं, वहाँ पे लगभग सारे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं। तो जो अच्छे सवालों के सॉल्यूशन है, वो आपको कैसे उनको ईज़िली आपको करना है, वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, है ना? चलिए, तो ऑली बोर्ड का सिलेक्शन स्पेशल एक आपका ऑफर चल रहा है, ठीक है? जिसका आज का डेट है, लास्ट डेट आपका, ठीक है? टिल मिडनाइट आज आपकी लास्ट डेट है। जहाँ पे अगर आप कोई भी बैंकिंग या गवर्नमेंट एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको वहाँ पे मिलती है डबल वैलिडिटी, ठीक है। और तो आपको सब्सक्राइब करना है कोड सौरभ का इस्तेमाल करके, ठीक है। कोड सौरभ इस्तेमाल करिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें नई ऐड करी गई हैं, उनको भी आप एक नज़र डाल लो कि क्या सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। एडवांस लेवल टेस्ट मिलने वाले हैं, स्पीड इंप्रूवमेंट टेस्ट मिलने वाले हैं, डेली लाइव ग्रुप प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको डबल वैलिडिटी के साथ में कुछ नई। तो आप सब्सक्राइब करिए सौरभ कोड का यूज़ करके और ज़रूर अपनी प्रिपरेशन ऑली बोर्ड के साथ शुरू करें, ठीक है। और ऑली बोर्ड के दो ये बहुत ही स्पेशल बैचेस आपके सामने लॉन्च हुए हैं फिट बैच के नाम से। आप में से जो बच्चे एसबीआई पीओ के हों और जो बच्चे आपके आईबीपीएस आरआरबी पीओ के प्री और मेंस वाले बच्चे हैं, जो दोनों चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बैच है। तो आप इस पे एक नज़र डाल लो। फिट बैच के नाम से सारी डिटेल तुम्हारे सामने है, क्या सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। दोनों बैचेस का डिटेल लगभग सेम है। और जो आपकी लाइव क्लासेस हैं, वो आपकी चलेंगी आपके एसबीआई पीओ मेंस और आरआरबी पीओ मेंस तक, है ना। बैच आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। और सौरभ कोड का इस्तेमाल करोगे अगर आप, तो यहाँ पे 40% का मिलने वाला डिस्काउंट 5% और एक्स्ट्रा हो जाएगा, और ये डिस्काउंट आपका हो जाएगा 45% का, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये एक और चीज़, टेलीग्राम ग्रुप है साइंस बाई सौरभ सर। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको इन सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। ऑली बोर्ड एसएससी ऑली बोर्ड का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट सारे सवाल आपको करते हुए चलना है। सारे सवाल के अपन सॉल्यूशंस देखेंगे और खत्म करेंगे, है ना, क्लास को। मतलब जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपन यहाँ पे सवाल करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। The radius of a sphere and base radius of cone both are equal to 3 roots 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। और क्योंकि ट्रांसलेशन करने का मेरे पास टाइम नहीं था और ट्रांसलेशन टीम ने करवा नहीं पाया, तो मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा, ठीक है। इतनी तो इंग्लिश आपको आती है, ठीक है। इतना इतना दिल पे मत ले लेना, इतनी तुम्हें इंग्लिश आती है कि क्या लिखा है तुम समझ जाओ, है ना। रेडियस ऑफ स्फेयर एंड बेस रेडियस ऑफ कोन बोथ आर इक्वल टू 3 रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्फेयर है जिसका आपको रेडियस दिया हुआ है, और एक आपका कोन दिया है जिसका आपका आधार का रेडियस दिया हुआ है। दोनों चीजें दी हुई हैं, किसके बराबर दी हुई है मेरे भाई? ये आपकी दी है 3 रूट 2 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। if the surface area of the sphere is same as that total surface area of right circular cone, तो सरफेस एरिया स्फेयर का होता है 4 पाई r स्क्वायर, और ये बराबर दिया है कोन के टोटल सरफेस एरिया के। तो अगर इसकी मैं स्लैंट हाइट l मान लूँ और दोनों की रेडियस r है, तो इनका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट आपसे पूछा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे निकालना है। क्लियर है? कोन की हाइट आपसे पूछा है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर एंड बेस रेडियस ऑफ कोन दिया है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज सेम एज दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। ये दिया है आपको। आपसे हाइट कोन की पूछा है। अब देखिए, जो स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती क्या है? अंडर रूट आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होती है। स्लैंट हाइट क्या होती है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होती है। अगर मैं पाई आर स्क्वायर इधर ले जा करके घटा दूं, तो ये तुम्हारा 3 पाई r स्क्वायर बन जाएगा। 3 पाई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई r l के बराबर। यहाँ से पाई कट जाएगा, r से एक ये r कट जाएगा, और अगर आप स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 9r स्क्वायर, और ये हो जाएगा l स्क्वायर। यानी यहाँ से 9r स्क्वायर किसके बराबर आएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। यानी कि यहाँ से आप आसानी से एच स्क्वायर निकाल सकते हो 8r स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि यहाँ से हाइट क्या आएगी? हाइट आएगी तुम्हारी 2 रूट 2 r, और रेडियस है तुम्हारी 3 रूट 2, यानी कि तुम्हारा आएगा 12 सेंटीमीटर की हाइट, है ना। रेडियस अपनी 3 रूट 2 यहाँ पे पुट कर दो जो दी हुई है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा कोन की हाइट कितनी? 12 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो आसानी से हो जाएगा सवाल। एकदम आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं करना था, बस थोड़ा सा फॉर्मूलों का फेरबदल आपको यहाँ पे करना था।
अगला सवाल है व्हेन k इज ग्रेटर देन 0, k एक ऐसी संख्या जो 0 से बड़ी है, अगर उसे 11, 15, 20 और 30 से घटाया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो समानुपातिक हैं। तो आपको मध्य अनुपात निकालना है 2k+2 और 3k स्क्वायर का, यानी मीन प्रपोर्शन निकालना है। और तो कर लेते हैं आसानी से। अगर 11 में हमने k घटा दिया, 15 में हमने k घटा दिया और हमने 20 में k घटा दिया और 30 में k घटा दिया, तो ये संख्याएं क्या हैं? चारों समानुपातिक हैं। मैंने आपको तरीका भी बताया था, आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच का अंतर निकाल लो और अगर वो कट रहे हैं तो उनको काट दो और अपोजिट साइड में उनका ले जा करके गुणा करके एक दूसरे के बराबर रख दो, है ना। अपोजिट साइड में ले जा करके उनका गुणा करके एक दूसरे के बराबर रख दो और तुम्हारा काम वहां पे बन जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे काम बन गया। यहाँ से क्या आएगा? 15 बराबर 3 के आएगा, तो k का मान यहाँ पे आ गया 5 के बराबर। और अगर k का मान 5 के बराबर आ गया तो तुम्हें इनका मीन प्रपोर्शन निकालना है, बस इतना ही काम था। तो 5 दूनी 10, 2 12 गुणे 5 25 तिहाई 75, 12 और 75 का मीन प्रपोर्शन कितना होगा? 12 और 75 का मीन प्रपोर्शन कितना होगा? 12 पंचे 60, 12 सते 84, 84 6। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी है। 2k+2 है ना, 2k+2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 25, ठीक है, तो 12 है और यहाँ पे तुम्हारा 25 है और 3 है। ठीक है, अच्छा हो तो गया। 4 तिहाई 12 है तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा और ये 25। ठीक है, आसानी से आ गया। 2 3 और 5, 5 तिहाई 15 दूनी 30। क्या आएगा आंसर आपका? यहाँ पे 30 करेक्ट आंसर आ जाएगा। मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन पता है ना, ए और बी का मीन प्रपोर्शन कितना होता है? √AB के बराबर होता है, बस वही करा है अपन ने, है ना। और मैंने तरीका आपको पहले बताया ही है कि k की वैल्यू कैसे निकालनी होती है ऐसे सवालों में। ठीक है, चलो अगला सवाल है। x बराबर 2+√3/2 - दिया है, आपसे x-7 का होल स्क्वायर की वैल्यू सवाल में पूछा है। कर लोगे ये सवाल? कर लोगे? देखो कितनी आसानी से होने वाला ये सवाल है, ध्यान से देखना। सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू 2+√3/2 - दी है, तो अगर आप इसको रैशनलाइज करो तो ये किसके बराबर आएगा पता है? 2+√3 का होल स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे तुम यहाँ पे भी 2+√3 से गुणा कर दो और यहाँ पे भी 2+√3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो नीचे बन जाएगा 1 और ऊपर बन जाएगा 2+√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 दूना 4√3 आएगा, ये बनेगा आपका 7 + 4√3, यही x का मान हो गया। अगर यहाँ पे रखोगे 7 + 4√3 और -7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 7 से 7 कटेगा, आएगा 4√3 का होल स्क्वायर, यानी 4 चौको 16 और 3 यानी कि 48 आपका आंसर आ जाएगा। 4 चौको 16 यानी 3, 48 आपका करेक्ट आंसर सवाल का फटाक से आ जाएगा। क्लियर है? तो आसान सा था, बस कुछ नहीं करना था, रैशनलाइजेशन करना था। ठीक है, आपको ये पता ही है ना, कि अगर यहाँ पे 2 - √3 है तो 2+√3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो बात अपनी बन जाती है। तो बस हमारा बात बन गया, x की वैल्यू आ गई, बाकी बात खत्म। अगला सवाल है कि व्हाट इज द गिवन फ्रैक्शन इज लेस देन 1/2। 1/2 से छोटा यहाँ पे भिन्न कौन सा दिया है? 1/2 है 0.5, यानी कि 0.5 से छोटा भिन्न, 0.5 से छोटा भिन्न कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, ऐसा भिन्न जो 0.5 से छोटा हो। देखो 8/15 कितना होता है? 8/15 कितना होगा? 15, और ये तुम्हारा 15 पना 75, 0.5 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। 80 आएगा ना, तो 15 पना 75 और फिर 50 आएगा, यानी ये 0.3 आएगा। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो 31, 31 पंचे कितना होता है? 55 25 बानते आई 15 और ऊपर में क्या आएगा? 150, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये 5 बार नहीं जाएगा, ये केवल आपका 0.4 बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 150 से ज्यादा हो जाता है 5 बार में, तो ये कितने बार जाएगा? 0.4 बार। अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर हम इसको देखें 5/21 को, तो 21 पंचे कितना होता है? 21 पंचे, विच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज लेस देन, नहीं यार ये भी तो हो जाएगा, एक सेकेंड, इज लेस देन 1/2 ना। देखो ये वाला सवाल देखें, अगर 5 को, तो 5 को अगर हम 21 से डिवाइड करें तो 0.0, ये भी आ जाता है, 31 दूना 42, तो ये तो 0.2, ये भी कम है 1/2 से। और 11/21 को देखें तो ये 0.0, तो 21 पंचे आपका 105, ये तो ज़्यादा बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं। ये भी ज़्यादा बड़ा है, ये भी होगा नहीं। यहाँ पे शायद मैंने गलती करी है, 31 0 पॉइंट अगर लगा दें तो 5 एकन्नम 5 तिहाई 15, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, यानी ये भी कम है। यहाँ पे ये भी 0.4 के करीब आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इज लेस देन 1/2, इज लेस देन 1/2।
तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ना कुछ अपन ने गलती करी है, यहाँ पे कुछ गलती करी है कोई चीज़, या तो मुझे लग रहा है ऑप्शन टाइप होने में मिस्टेक हो गया है ना। यहाँ पे दोनों ही आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन एक बार चेक कर लेना, है ना, मैं भी देख लूंगा। ऑप्शन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके मिसमैच हो गए हैं, ऑप्शन ऑप्शन टाइप करने में यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। या तो ये आपका 16 रहा होगा, 15 की जगह हो सकता है ये 16 रहा हो, है ना। अगर आप इसे 16 कर दोगे तो फिर ये आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना, ठीक है, दोनों ही आपके छोटे हैं 0.5 से, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन होना चाहिए। मुझे लग रहा है ये ऑप्शन लिखने में कहीं पे मिसप्रिंट हो गया है, बाकी तो आप जान ही रहे हो, आसान सा सवाल है, कुछ ऐसा उसमें पहाड़ नहीं तोड़ना। अगला सवाल है, रेनू मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 99 इन प्लेस ऑफ 9, है ना। रेनू के जो नंबर थे वो 9 लिखे जाने थे, लेकिन गलती से, है ना, गलती से आपका क्या हो गया, वहां पे 99 लिख दिए, यानी कि कितना बढ़ा दिया गया रेनू का नंबर, रेनू का नंबर 90 से बढ़ गया। सोचो है, अगर आपका परीक्षा में ऐसा हो जाए कि 90 से अंक आपके बढ़ जाएं तो मजा ही आ जाए आपको, है ना, कि भैया फोकट में 90 नंबर मिल गए 9 की जगह पे। तो 9 की जगह 99 एंटर हो गया, उस कारण से पूरी कक्षा का जो औसत है वो 2.25 से बढ़ गया। तो आपको बताना है छात्रों की संख्या, है ना। ड्यू टू दिस एरर द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास वर 2.25 मोर देन द एक्चुअल एवरेज। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। उस कक्षा में कितने छात्र हैं ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए आसान सा सवाल है, मेरी बात को समझिएगा। आप यहाँ पे देखो कि अगर 90 नंबर की बढ़ोतरी के कारण वहां पे 2.25 में एवरेज में बढ़ोतरी आई, यानी जो 2.25 एवरेज बढ़ा वो किसके कारण बढ़ा। भाई अगर सही लिखा होता तो औसत में, औसत आपका उतना ही रहता, औसत तो आपका उतना ही रखता अगर सही नंबर लिखा होता, लेकिन नंबर लिख गया 99, यानी कितना ज्यादा लिख गया 90, और 90 लिखने के कारण इतना ज्यादा औसत में परिवर्तन आया। तो यानी कि अगर 90 को हम x बच्चों में वितरित करें, अगर 90 को हम x बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2.25 आना चाहिए। तो x का मान कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 2.25, यानी कि 180 अपॉन 5, यानी कि 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30। छात्रों की संख्या कितनी रही होगी, 36 के बराबर, है ना। तो बस कुछ नहीं करना था, जितना अंतर है उसको बढ़े हुए औसत से भाग कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। फिर अगला सवाल कि इन अ स्कूल देयर आर 360, 520, 280 स्टूडेंट्स इन क्लास 5, 6 एंड 7, ठीक है। 3 कक्षाएं हैं, 5, 6, 7, जिसमें 360, 520 और 280 बच्चे हैं। बसेस आर टू बी हायर्ड टू टेक दीज स्टूडेंट्स फॉर ट्रिप, है ना, बस वहां पे बुक की गई कि बच्चों को ट्रिप पे ले जाना है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन एकोमोडेट इन ईच बस, है ना, सबसे ज्यादा छात्रों की संख्या बतानी है जो कि एक बस में बैठ सकते हैं। इफ ईच बस मस्ट टेक सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ईच बस शुड हैव स्टूडेंट फ्रॉम द सेम क्लास, कि यानी कि वो बस जो है, कि जितनी बसें हैं उनमें जो स्टूडेंट बैठ रहे हैं सब में समान बैठ रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा छात्र उस बस में एकोमोडेट हो जा रहे हैं, मतलब एक बस में जितना पॉसिबल है ना, एक बस में जितना पॉसिबल है उतने नंबर ऑफ बच्चे बैठ रहे हैं, और जितनी बस वहां पे बुक की गई हैं सभी बच्चों में समान संख्या है छात्रों की, ठीक है। तो आप ये बताओ कि आपका यहाँ पे ये बताना है कि इफ ईच बस मस्ट टेक सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड ईच बस शुड हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम क्लास। तो आपको बताना है, अच्छा सॉरी सॉरी माफ करिएगा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन एकोमोडेट इन ईच बस, है ना। आपको ये बताना है कितने माफ करिएगा, हाँ मैंने गलत बोला, अरे एक बार फिर से पढ़ते हैं, अरे यार कंफ्यूज हो गया, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, माफ करना है ना। देखो इन अ स्कूल देयर आर 360, 520 एंड 280 स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके लिए बस बुक करी गई। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन बी एकोमोडेटेड इन ईच बस। आपको ये बताना है कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है उन बच्चों की जो कि हर बस में बैठ सकते हैं, और ये दिया गया है कि हर बस में समान नंबर होना चाहिए स्टूडेंट्स का, यानी समान संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और हर बस में हर कक्षा से छात्रों को होना चाहिए, यानी 5वीं 6वीं 7वीं तीनों कक्षा के छात्र हर बस में होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपसे HCF पूछ रहा है 360, 520 और 280 का, है ना। ये केवल लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, सवाल में कुछ नहीं करना। अगर आप देखो तो यहाँ पे HCF आपका 40 आना चाहिए, क्योंकि 50 तो डिवाइड करता नहीं है। अगर 30 को करें तो 30 आपका 40 से छोटा है, और 30 भी 280 को डिवाइड नहीं करता, 30 भी आपका 280 को डिवाइड नहीं करता। और अगर 20 की बात करें तो 20 करता है, लेकिन 20 की जगह 40 भी सबको डिवाइड करता है। और यहाँ पे आपको निकालना है
HCF, तो HCF आएगा 40, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है ना, अधिकतम संख्या निकालनी है स्टूडेंट्स की, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रत्येक बस में आएंगे 40। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रत्येक बस में आएंगे 40 के बराबर। देखो 1/8 ऑफ अ नंबर इज 12 लेस देन हाफ ऑफ 42। 1/8 ऑफ अ नंबर इज 12 लेस देन हाफ ऑफ 42, ये दिया हुआ है सवाल में, है ना, कि किसी संख्या का 1/8वां भाग, किसी संख्या का 1/8वां भाग 12 कम है 42 के आधे से। ठीक है, तो उस संख्या का 1/4 आपको भाग बताना है। आसानी से निकाल लोगे भैया, ये x/8 आएगा और ये 24 माइनस 12 कितना आएगा, 12 के बराबर, यानी 12 8 जा 96। वो संख्या कितनी आ गई, वो संख्या आ गई 96 के बराबर, और उसका 1/4 भाग आ जाएगा कितना, 1/4 उस संख्या का भाग कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 छंग 4 चौको 16। 1/4 ऑफ द नंबर इज 1/8 ऑफ द नंबर, x/8 12, 2 से गुणा कर दो, 24 आएगा भैया, है ना, आंसर क्या आएगा तुम्हारा 24। 1/8 ऑफ नंबर इज 12 लेस देन हाफ ऑफ 42। 1/8 ऑफ नंबर इज 12 लेस देन, अगर 1/8 ऑफ द नंबर में 12 जोड़ा जाए तो 42 के आधे के बराबर आता है। अरे यार, सिली 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 मिस्टेक, सिली मिस्टेक अलर्ट, सिली मिस्टेक अलर्ट, सिली मिस्टेक अलर्ट। 42 को 2 से आप विभाजित करोगे तो 21 आएगा ना, ये x/8, और ये यहाँ पे कितना आएगा, 12 से 9 से 21 होता है। ठीक है, यानी 18 आंसर आएगा। क्या आएगा, 18, क्योंकि x/8 है तो x/4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 18, यानी उस संख्या का 1/4 भाग 18 के बराबर होगा। भैया 42 को 2 से विभाजित करोगे 21 आता है ना, तुम बोल कह नहीं रहे हो 24 लिखा है सर, आपने गलत लिखा है, ऐसा करोगे। चलो आगे बढ़ो। अ पर्सन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी बोट की स्पीड दी हुई है। ठीक है, स्थिर पानी में एक व्यक्ति नाव चला सकता है 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5/6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपकी वाटर की गति दी है 5/6 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दो, तो कितना आएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो आपकी स्ट्रीम की स्पीड है वो आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है पानी की। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अगर बात करें अप स्ट्रीम की, ठीक है, अप स्ट्रीम की यानी पानी की दिशा के विपरीत, यानी उसकी जो अप स्ट्रीम स्पीड होगी बोट माइनस वाटर होगी, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और बोला है कि कितना समय लगेगा उस नाव को 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ठीक है, तो कितना लगेगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 प्लस 1/2 घंटा। ठीक है, इतना लगेगा, है ना, 4 घंटे तो लगेंगे ही, 4 घंटे तो लगेंगे ही, और साथ में आधा घंटा और लगेगा, यानी 4 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। 4 घंटे 30 मिनट का समय उसको लगेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बोट और वाटर की स्पीड निकाल लो, अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल लो, डिवाइड कर दो 36 से, आप स्ट्रीम की स्पीड निकाल के डिवाइड कर दो 36 से, बात खत्म हो जाएगी। चलो आगे बढ़ जाओ। देखो आसान आसान से सवाल है ना, फटाफट, कितना जल्दी अपन कर रहे हैं, फटाफट सारे सवाल हो जा रहे हैं। अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल, देखो सारे क्वेश्चन तुम्हारे एनटीपीसी सीबीटी 2 के हैं, लेवल 6 के मैथ के क्वेश्चन, सारे सवाल इसी के हैं, आसान आसान से एकदम फर्जी फर्जी सवाल, है ना। चलो, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹403.20। ठीक है, डीलर ने एक वस्तु को 403.20 में बेचा, आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस, उसके चिन्हित मूल्य पे 16% की छूट दे करके, है ना, 403.20 में बेचा। हैड ही नॉट ऑफर्ड एनी डिस्काउंट, अगर वह किसी भी प्रकार की छूट नहीं दिया होता, ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो उसे आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पे 28% का लाभ होता, अगर वो कोई छूट नहीं देता चिन्हित मूल्य पे। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की कितनी है। ठीक है, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है, कर लोगे, सवाल आसान है। अरे ऐसे सवाल कर लेते हो कि नहीं कर लेते तुम लोग। ठीक है, तो सवाल आसान सा है, बस यहाँ पे सेलिंग प्राइस तुम्हारी दी हुई है 400 यहाँ पे 403.20। ठीक है, चलो देखो 16% का मतलब क्या होता है, 16% का मतलब होता है 4/25, यानी कि अगर मैं बोलूं कि अंकित मूल्य अगर 25 है तो तुम्हारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 25 में से 4 घटा दो, 4 छूट मिल गई, 21 हो गई, और 21 का मान दिया है 403.2 के बराबर, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा, 21 एकन्नम 21, 21 एकन्नम 21,
और फिर बचा कितना 193, तो 21, 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18 और 21 दूना 42, 19.2 रुपीज आ गया एक का मान। यानी कि आपकी मार्क्ड प्राइस कितनी हो जाएगी, मार्क्ड प्राइस कितनी रही होगी, 25 दूना 50, 25 नहीं है 225, और 225 230, 25 एकन्नम 25 3 48, 25 23 48, तो मार्क्ड प्राइस आ गया 480 के बराबर। मार्क्ड प्राइस आ गया तुम्हारा 480 रुपए के बराबर। और बोला कि अगर इस पे कोई भी छूट ना दिया जाए तो 28% का लाभ होता है। 28% का क्या मतलब होता है, 28% का मतलब होता है 7/25। यानी कि अगर कोई वस्तु की कीमत 25 है तो आप उसको कितने में बेच रहे हो, आप उसे 32 में बेच रहे हो। तो 32 का मान तुम्हारा 480 दिया है, तो 25 का मान कितना हो जाएगा, 480/32 गुणे 25। तो 32 से ये कितने बार जाएगा, 32 से कन्नम 32, 5 दूना 10, 5 15, 1 16, तो कितना जाएगा 15 बार, है ना, 480 15 बार कटेगा 32 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 15 250, 25 बना 75, कितना आएगा 375 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 375 के बराबर। ठीक है, 375 आपका क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा, कॉस्ट प्राइस आपका रहा होगा। ठीक है, तो 25 का 10 से गुणा कर दो, पहले 25 का 10 से गुणा करोगे 250, 25 पंचे 125, तो कितना हो जाएगा 375 होगा, है ना। थोड़ा बहुत तेज करो भैया, कैलकुलेशन कैलकुलेशन वगैरह तेज करो, नहीं कैसे करोगे तुम, है कैसे रेस में रहोगे, रेस के लंबी रेस के घोड़ा बनना है तुमको, है लंबी रेस का। देखो बोला है सवाल में, पी क्यू आर एस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। पी क्यू आर एस क्या है, तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एक सर्कल में। देखो ये सवाल, इस तरह के सवाल तो बहुत आसान होते हैं भैया, इनमें मॉडिफाई करना होता है, बस कुछ नहीं करना होता। ऐसे सवाल अगर आ जाएं तो अपने मन से कुछ भी मान लो, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। देखो ये सवाल है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इसका केंद्र मान लेते हैं ओ है। एंगल आपको पी ओ आर और एंगल पी एस आर का अनुपात, पी क्यू आर का और पी एस आर का, इनका अनुपात दिया है 11 से 18 का। क्या दिया है, 11 से 7 का, तो कुल हो गया 18। और ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो यानी आमने सामने के कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी एक का मान कितना हो गया 10 डिग्री। यानी कि आपका ये अनुपात है पी क्यू आर का ना, ये एंगल पी क्यू आर का अनुपात था और ये वाला एंगल पी एस आर का अनुपात था। तो पी क्यू आर कितना हो जाएगा 110 डिग्री और ये हो जाएगा 70 डिग्री। कितना हो जाएगा तुम्हारा 70 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है, यही तो दिया हुआ है ना, 11 से 7 का अनुपात, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब बोला है पी क्यू तुम्हारा क्यू आर के बराबर है, तो एंगल एंगल ओ पी क्यू का मान बताना है, एंगल ओ पी क्यू ये वाला मान तुम्हें बताना है। देखो ऐसे सवाल में मैं ये कहता हूं कि पी और इसको तुम क्या करो ना, यहाँ पे आप कुल मिलाकर के ऐसा देखो कि ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं अगर आपकी यहाँ पे बराबर हैं, ठीक है, और यहाँ पे 70 है ना, तो ये वाला एंगल भी तुम्हारा कितना हो जाएगा पता है, ये वाला एंगल भी तुम्हारा 70 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी तुम्हारा 110 डिग्री होगा, और ये तुम्हारा जो है ओपी इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा, तो आंसर कितना आएगा 55 डिग्री के बराबर आएगा। आंसर क्या आएगा 55 डिग्री के बराबर तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बात ये समझिए, ये बात समझिए, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये वाली साइड भी इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड भी इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 55 डिग्री के बराबर। क्लियर है, तो इस तरह के सवाल सिमेट्रिक होते हैं, है ना। ये क्या होता है, जब यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर बराबर दे दिया ना, तो अब यहाँ पे सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट लग रहा है ना, सारी चीजें अब क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई, सारी चीजें क्या हो गई सिमेट्रिक। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर आपका आर एस और पी एस भी बराबर होगा, और आर एस पी एस बराबर होगा तो ये एंगल 70 और ये वाला 110 होगा, और ओपी उसको दो भाग में विभाजित करेगा, वो कोण द्विभाजक बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट लग जाता है, कुछ भी यहाँ पे और बाकी रूल वगैरह नहीं लगाने होते। जैसे ही सवाल में थोड़ा बहुत सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट दिखे ना, तो वो तुरंत से सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो, बहुत वहां पे तीन तूफान वाला दिमाग मत लगाओ, आंसर आ जाता है। देखो अगला सवाल देखो, फटाफट सारे सवाल देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 राइट 1/3 years at 15% per annum is rupees 1840 less than the simple interest on the same sum for 5 right 1/2 years at 12% per annum, the sum is। देखिए सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 से ही 1/3 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा 3 से ही 1/3 साल के लिए, 3 3 9 1 10, 10/3 आपका हो जाएगा समय। ठीक है, तो यहाँ पे लेस है ना, ये पहले इसका निकाल लो, 5 दूना 10, एक 11/2 साल के लिए 12% के रेट से अगर एक्स की धनराशि पर
हम यहाँ पे साधारण ब्याज निकालें तो ये होगी, और अगर इसमें हम 10/3 वर्षों के लिए 15% की ब्याज दर से समान धनराशि पर अगर साधारण ब्याज निकालें तो उनका अंतर सवाल में 1840 के बराबर दिया हुआ है। उनका अंतर सवाल में 1840 के बराबर दिया हुआ है। बस यही दिया है सवाल में, बस हो गया, काटा पीटी मचा दो एकदम, काट डालो सब कुछ। 2 छक्का 12, 3 पचे 15, 11 छक्के 66 और 10 पना 50, 66 माइनस 50 कितना होता है 16x/100 आएगा। यहाँ पे आएगा ये आपका। तो मामला कुछ कट रहा है क्या? 4 चौको 16, 4 छंग 24, 0, 4 चौको 16, यहाँ पे ये कटेगा, 4 एक अन्नम 4, 4 पंचे 20, एक्स का मान आ गया 11,500, एक्स का मान आ गया 11,500। इतना रुपए था, इतना रुपए को निवेश किया गया था, है ना। तो दोनों चीज दी है भाई, दर प्रतिशत दिया है, समय दिया है ना। तो आप वहां से पहला सिंपल इंटरेस्ट निकालो, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट निकालो और उनके बीच का अंतर निकाल लो, है ना। आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल, बॉड मास का आसान सा सवाल, बॉड मास का आसान सा सवाल, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस अलग कर लो, ठीक है। यहाँ पे फिर डिवाइड है, ध्यान रखना। तो ये तो 15 छक्का 90, तो ये तो तुम्हारा कितने बार कटेगा, 5 एक अन्नम 5, निम्मा 45, त्याई 15, और ये -34 है यहाँ पे। फिर है डिवाइड, तो डिवाइड लगा रहने दो, खतरनाक चीज है वो। 18 माइनस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे सब गुणा है तो 12 त्याई 36, ठीक है, 12 त्याई 36, और इसके बाद फिर डिवाइड है तो पहले ये डिवाइड सॉल्व होगा, बाद में ये गुणा सॉल्व होगा। तो ये जो 12 त्याई 36 आएगा ना, ये 1/36 हो जाएगा, और 9 यहाँ पे आपका रहा आएगा। बस इतना ही ध्यान देना था, ठीक है। क्योंकि ये पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, लेकिन उसके बाद डिवाइड सॉल्व होगा, बाद में गुणा सॉल्व होगा, है ना। और ऊपर देखो 9 चौको 36 से ये 36 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 19/3 -34, यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाई, अंदर में 18 माइनस 1 17, और बाहर में गुणा 2 है। तो यहाँ पे आएगा 19/3, 34 17 से कटेगा 2 बार, और 2 से गुणा होके हो जाएगा 4। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 19 माइनस 12/3, यानी कि आपका 7/3। माहौल तन गया है गुरु, माहौल तन गया है गुरु, आंसर आ नहीं रहा है। अरे आ तो रहा है, डी ऑप्शन कौन देखेगा, 7/3, 3 दूनी 2 सही 1/3। डी ऑप्शन तक नीचे आना चाहिए था मुझे, है मेरी आंखें शुरू में ही अटक गई, लास्ट में डी ऑप्शन आंसर आ रहा था। 2 सही 1/3 तुम्हारा करेक्ट उत्तर होगा सवाल का। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, अर्धगोले का तुम्हें आयतन बताना है, अर्धगोले का आयतन बताना है जिसकी रेडियस तुम्हारी दी है 3 सेंटीमीटर। इससे भी छोटा और इससे भी आसान सवाल आज तक देखा है? आयतन होगा भैया, पूरे पूरे गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, तो अर्धगोला यानी हेमीस्फेयर का आयतन 2/3 πr³ हो जाएगा। और पाई के टर्म में ही आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि अब तो और भी कुछ नहीं करना है, अब तो और भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये होगा 27, और 3 से कटा तो 3 त्रिकाई 9, और 3 नम्मा 27, और 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये तो मुझे नहीं पता क्यों दिया था ये सवाल, इतना सवाल देंगे, इतना आसान सा सवाल देंगे CBT 2 में, तो बच्चा लोग वहां पे उड़ा के नहीं आएगा तो क्या वहां पे बैठ के मछली मारेगा। अगला सवाल, आवरा का डावरा, आवरा ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एट 74 किलोमीटर पर आवर, है ना। आवरा A से B तक, है ना, यहाँ पे जाता है 74 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से। कितने तेज जा रहा है, बहुत तेज जा रहा है, ठीक है। और फिर उससे भी तेज रहा है 111 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या रही होगी पूरे जर्नी की। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन एवरेज स्पीड होता है। यहाँ पे ए से बी तक जाने की रफ्तार दी हुई है 74 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से ए के वापस आने की रफ्तार दी है 111 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर देखो तो 34 दूना 37 दूना 74, और 37 त्याई 111 होता है, यानी एलसीएम आएगा 37 गुणे 2 यानी 74, और त्याई यानी 111। तो यहाँ पे ये आपको लेनी है कुल दूरी, 74 और 111 का जो एलसीएम है वो आपका ए बी की दूरी हो जाएगी। इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए और बी की दूरी, इतना आपका किलोमीटर की दूरी हो जाएगी ए से बी की, ठीक है। तो 74 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस दूरी को 3 घंटे में पूरा कर लेगा आवरा, और आपका 2 घंटे में पूरा कर लेगा ये 111 किलोमीटर की रफ्तार से। और तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी,
एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है भैया, अब यहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे। आवरा ए से बी गया और फिर बी से ए वापस आया, यानी कि वो दोगुना दूरी तय किया 37 गुणे 2 गुणे 3 का। बस इतना याद रखना, टोटल डिस्टेंस ए से बी जाना और बी से ए आना, और ये जो एलसीएम है ये केवल ए बी की दूरी है। तो एवरेज स्पीड होगी कुल दूरी, यानी ए से बी जाना बी से ए आना, यानी 2 गुणे 37 गुणे 2 गुणे 3 है ना, दोगुनी हो गई दूरी। और लिया गया समय कितना है, जाने में 3 और आने में 2 यानी 5। तो यहाँ पे उत्तर कितना आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 37 को 5 से काट दो, 5 सत्ते 35 और 5 को 20, यानी 12 गुणे 7.4, 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, यानी कि 88.8 आएगा आपका, यानी 88.8 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है ना ऑप्शन में। चौथा ऑप्शन इसका भी मिल गया। ठीक है, 7.4 से गुणा करना है, तो 12 सत्ते 84 और 0.4 से 12 चौक 48, 4.8 कितना आएगा, 88.8 के बराबर। अगला सवाल, अगला सवाल है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक 50% ऑफ टैंक इन 4 आवर्स। पाइप ए टंकी का 50% 4 घंटे में भर सकती है, यानी कि पूरी टंकी को 8 घंटे में ए वाली पाइप भर सकती है। और पाइप बी कैन कंप्लीटली फिल द सेम टैंक इन 12 आवर्स। ठीक है, if both the pipes are opened at the same time then in how much time will the empty tank be completely filled। ठीक है, आसान सा सवाल है भैया। पाइप भी 12 घंटे लेती है, तो आपका 24 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो ए का क्षमता 3 आएगी, बी की आएगी 2। तो यहाँ पे बोला है कि अगर दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 5 चौको 20, 4 घंटे, और 4/5 घंटे अलग से लगेंगे। ठीक है, 4 घंटे तो लगेंगे ही, 5 चौक 20, 4 5 5 घंटे अलग लगेंगे, यानी 4 घंटे तो लगेंगे और 12 चौक 48 मिनट और लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4/5 को आप बदल सकते हो मिनट में, है ना, 60 से गुणा कर दो तो 4/5 घंटा 48 मिनट में परिवर्तित हो जाएगा। 4 घंटे 48 मिनट समय लगेंगी अगर दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो एक टंकी को भरने में। चलिए अगला सवाल, अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्ड अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ये वाला सवाल देखो थोड़ा कैसा है ये सवाल, अभी मैंने भी नहीं देखा, देखते हैं। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से क्लिफ से देख रहा है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी तुम्हारा 30 डिग्री हो जाएगा, यही है ना, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। विच इज अप्रोचिंग द शोर टू अ पॉइंट एग्जैक्टली बीनीथ द ऑब्जर्वर। वो जो बोट है वो इस पॉइंट पे आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी क्या है, बोट है ना, और वो कहाँ पे आने की कोशिश कर रही है, शोर में एकदम किनारे, है ना, क्लिफ के नीचे आने की कोशिश कर रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। 10 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब 10 मिनट हो गए तो एंगल ऑफ एलिवेशन बदल के 60 डिग्री हो गया, यानी 10 मिनट में बोट ने इतनी दूरी तय कर ली, 10 मिनट में बोट ने इतनी दूरी आपकी तय कर ली। ठीक है, आपको बताना है फाइंड टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू रीच द शोर। टोटल कितना समय लगेगा बोट को एकदम किनारे पे पहुंचने के लिए, निकाल लोगे। अरे देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये आपका 30 डिग्री है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 1। तो ये जब पहले यहाँ पे 60 डिग्री रहा होगा तो ये पूरी दूरी यहाँ पे √3 की रही होगी, पूरी दूरी √3 की रही होगी। और अगर 60 डिग्री के सामने 1 है तो ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री के सामने की दूरी हो जाएगी 1/√3 की। तो ये जो बची हुई दूरी है √3 - 1/√3 यानी 2/√3 है। ये कितनी है दूरी, 2/√3, यानी 2/√3 की दूरी 10 मिनट में तय कर ली है बोट ने, है ना। 10 मिनट में बोट ने 2√3 की दूरी तय करी है। तो ये बताइए कि अगर एक एक मिनट में वो बोट 2√3/10 दूरी तय करेगी और √3 की दूरी तय करने में उसको टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट में 2√3 की दूरी तय करी है ना, 10 मिनट में 20 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन 2/√3। तो मुझे यहाँ पे √3 का निकालना है वैल्यू, √3 का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो √3 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे 2/10 आएगा ना, 10। अच्छा ये समय दिया, माफ करिएगा, माफ करिएगा, उल्टा कर रहा हूं मैं।
2/√3 की दूरी है ना, ये 2/√3 की दूरी में तय करने में 10 मिनट लग रहा है ना। तो यहाँ पे एक दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, √3/2 गुणे 10 मिनट, इतना लगेगा एक दूरी तय करने में। और √3 दूरी तय करने में कितना लगेगा, √3 से गुणा कर दो, 3/2 गुणे 10 मिनट, यानी कि 15 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा टोटल, कुल 15 मिनट का समय लगेगा नाव को। ठीक है, बस यही आपको करना था। 2/√3 में 10 मिनट, तो एक दूरी में √3/2 गुणे 10 मिनट, तो √3 के लिए √3 से और गुणा कर दो, तो 15 मिनट का समय लगेगा, है ना, यहाँ से सी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में। अगला सवाल, 17वां सवाल। A sum of 7800 amounts to rupees 10,381.80 at X% per annum in 2 years when the interest is compounded 8 monthly। सबसे अच्छा सवाल था ये, पूरे शिफ्ट का सबसे अच्छा सवाल मुझे लगा था, है ना। स्टार मार्क कर लो एकदम। बोला है कि एक धनराशि 7800 रुपये है, ठीक है, वो आपका अमाउंट हो करके 10,381.8 रुपये हो गई 2 सालों में, यानी कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिले तो देखो 78 और 2200 जोड़ोगे तो आएगा तुम्हारा 10,000, और 300 जोड़ोगे तो 2500, यानी 2581.8 रुपये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है पूरे 2 साल में। लेकिन ये देखो ध्यान से कि ये 8 महीने में ये आपका 8 मंथली कंपाउंड हो रहा, 8 मंथ में ये आपका संयोजित हो रहा, और 2 साल में 8 महीने की 3 साइकिल हुआ करती हैं। ठीक है, 8 महीने की 3 साइकिल हुआ करती हैं। ठीक है, 2 साल में 24 महीने होते हैं, अगर 8-8 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट लोगे तो 3 बार लोगे, यानी 2 साल में 3 साइकिल हो गई। ठीक है, पहली बात, आप 2581 का 7800 से 2581 जो कंपाउंड इंटरेस्ट था उसका 7800 से प्रतिशत निकाल लो कि ये कितना प्रतिशत कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। तो 78 से ये 3 बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24, यानी 234 बार, ये आपका 33.1% आएगा। ठीक है, 3 देखते ही मुझे समझ में आ गया, है ना, 78 से वो 3 बार जा रहा है, लेकिन वो यानी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी 33.1%। ठीक है, क्योंकि यही होता ही है। ठीक है, इतना मेरे को सवाल करते आदत हो गई है, करके देख लेना उतना ही आएगा। यानी कि आपका जो ये 3 साइकिल का कंपाउंड इंटरेस्ट था, है ना, वो 3 साइकिल का कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% है, यानी कि जो आपका 8 मंथली रेट रहा होगा, 8 मंथली रेट रहा होगा, वो 8 मंथली का जो रेट था वो 10% आया रहा होगा। 10% का ही 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% होता है, यानी 1 साल का रेट पहले क्या रहा होगा, 1 साल वाला जो रेट रहा होगा वो कितना रहा होगा, अगर 8 मंथली रेट 10% है तो 1 साल का रेट पहले रहा होगा 15%, यही रही होगी एक्स की वैल्यू, यही रही होगी आपके एक्स की वैल्यू। निकाल लो, निकाल लो भैया 15%। अरे मेरे को आदत हो गई है भैया, देखो 12 महीने के लिए अगर 15% रेट होगा तो 8 महीने के लिए कितना रेट होगा, 8 महीने के लिए यहाँ पे कितना रेट होगा, 10% रेट हो जाएगा। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 8 मंथली निकालोगे ना तो यहाँ पे 15/12 गुणे 8 कर दो, कितना आएगा, 10% आएगा, है ना। यानी कि तुम्हारा 8 मंथली का रेट 10% आ रहा है, यानी एक्स की वैल्यू जो रही होगी, ये तो पर एनम वैल्यू थी ना, x% पर एनम, यानी रेट आपका 15 आ गया। और बोला अगर रेट को 5% बढ़ा दिया जाए, यानी न्यू रेट को अगर आपके कर दिया जाए 20%। ठीक है, तो बोला है कि 1 साल में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा उसी धनराशि पे, अगर ब्याज हाफ ईयरली यानी छमाही रूप से संयोजित हो रहा है। तो न्यू रेट 20% है, लेकिन ये पर एनम है ना, तो अगर आपका हाफ ईयरली निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% रेट हो जाएगा। और 1 साल में निकालना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साइकिल का निकालना है, यानी 21% की वैल्यू निकालनी है। किस पे निकालनी है, उसी धनराशि पे 7800 पे, यानी कि 21 गुणे 78, इकाई का अंक 8 आ रहा है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8, 8 एकन्नम 8, यहाँ पे इकाई का अंक 8 आ रहा, एक ही ऑप्शन में 8 आ रहा है इकाई का अंक, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस सवाल का। क्लियर है, तो ये सबसे अच्छा सवाल पूछा गया था पूरे शिफ्ट में, मुझे अच्छा सवाल लगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, थोड़ा सा घुमाने वाला था, मतलब अगर आप दिमाग लगाते हो तो जल्दी हो जाएगा सवाल आपका, 1.5-2 मिनट 2 मिनट लेगा, मैं ये कहता हूँ 2 मिनट लेगा, लेकिन आपका दिमाग फटाफट फटाफट चलते रहना चाहिए, है ना, फटाफट फटाफट आपका दिमाग चलते रहना चाहिए, तभी ये 2 मिनट लेगा। ठीक है, चलो तो यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास को। सारे सवाल हमने लगभग लगभग ले लिए हैं, सारे सवाल आपके यहाँ पे खत्म हो गए हैं। ये सिलेक्शन स्पेशल बैच आपका बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, आज लास्ट डेट है। ठीक है, सारे बैंक और एग्जाम्स के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो उसका डबल वैलिडिटी आपका चल रहा है, ये 3 दिन का सिलेक्शन स्पेशल आया था। सब्सक्राइब कर सकते हैं, सौरभ कोड के साथ सबसे ज़्यादा छूट आपको इसमें मिलेगी। आपके सामने 2 फिट बैच लॉन्च है,
एसबीआई पीओ का प्री और मेंस का फिट बैच, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्री और मेंस का फिट बैच, सेम कोड सौरभ से आपको 45% का छूट मिल जाएगा, है ना, 5% और यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ये कोड से। आपके सामने डिटेल्स दी हुई हैं, ये डिटेल्स आप देख लो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करो। सारी लाइव क्लासेस एसबीआई पीओ और आईबीपीएस आरआरबी पीओ के मेंस तक चलने वाली हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसबीआई, आईबीपीएस, एलआईसी, ईएसआईसी, तो आप सौरभ कोड का यूज करके ऑली बोर्ड का ऑल इन वन प्लान ज्वाइन कर सकते हो, बैंकिंग सुपर एलीट। ये एक ऐसा प्लान है जहाँ पे सारे कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाता है, सारे कोर्स का, और उन्हीं सारे कोर्सेज का मॉक्स का एक्सेस भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप बैंकिंग सुपर एलीट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और उम्मीद करता हूँ सभी को मजा आया होगा सेशन में। साइंस बाई सौरभ सर आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें इन सारी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है। पीडीएफ जल्दी से जल्दी अपलोड वहाँ पे कर दी जाएंगी, ठीक है। तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, कैसा लगा सेशन ये बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।